नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, आज शाम को आखिरी चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शोर भी थमने जा रहा है। 7वां चरण आखिरी चरण है। इस चरण में पीएम मोदी की किस्मत का फैसला भी वाराणसी की जनता तय करेगी। 1 जून को यूपी की 13 सीटें, पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल और चंडीगढ़ की सभी सीटों के साथ साथ 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में आज बात करेंगे सभी चरणों में हुए चुनाव प्रचार के शोर की। कौन से चरण में कौन सा मुद्दा हावी रहा और इस बार 1-2 राज्यों को छोड़कर ज्यादातर बड़े राज्यों में वोटिंग भी कम हुई है। इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग कम होने का कारण आखिर क्या रहा। देखिए, चुनावी शोर थमने जा रहा है। अंतिम चरण के लिए भी प्रचार प्रसार का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा आज, थम जाएगा आज। और बस अब देखने वाली बात होगी कि जब 1 जून को यूपी की 13 सीटों के साथ ही चंडीगढ़ की सभी सीटों के साथ साथ 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा, कितने प्रतिशत वोटिंग इस आखिरी चरण में देखने को मिलेगी, ये भी दिलचस्प बात रहने वाली है। इसके साथ ही इस बार 1-2 राज्यों को छोड़कर ज्यादातर बड़े राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी कम सामने आया। तो ये वोटिंग परसेंटेज आखिर कम क्यों रहा और इसके पीछे ये कारण क्या है, इसके साथ ही कम रहने के पीछे असर क्या पड़ेगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अब नतीजे आने में भी ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसके साथ ही ये तय हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा कि आखिर इस बार बदलाव होता है या फिर से मोदी मैजिक का ही असर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार अभी बाकी है। आखिरी चरण के लिए और मतदान होना है और 1 जून को यह मतदान होगा। देखिए, 1 जून को होने वाला मतदान भी बेहद अहम है क्योंकि इसमें जो सीटें रहेंगी वो बेहद खास रहने वाली है। 8 राज्यों की 57 सीटें रहेंगी जिन पर यह मतदान होगा। और ऐसे में देखिए, अगर बयानबाजियों की बात करें, लोकसभा चुनाव को लेकर की गई जनसभाओं की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सभी ने मोर्चा संभाले हुए था बीजेपी का और जमकर प्रचार प्रसार किया था। कांग्रेस पर भी इस दौरान निशाना साधा गया था। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़ी चुनावी जनसभाएं की गई, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, राहुल गांधी हो या फिर खड़गे ही क्यों ना हो, जनसभाओं में जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के ये तमाम दिग्गज जो है वो नजर आए। और ऐसे में अगर बात की जाए वार पलटवार की तो जमकर वार पलटवार भी हुआ है, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये जनता पर निर्भर करता है। इस बार के मुद्दे देखिए पिछली बार के मुद्दों से अलग थे क्योंकि जनता ने इस बार बदलाव की भी मांग की और इस बार देखिए सुर अलग अलग उठते नजर आए। कुछ वोटर साइलेंट भी नजर आए जिन्होंने ज्यादा खुलकर नहीं बताया कि वो किसकी साइड जाएंगे। कुछ जगहों पर कहा गया कि मोदी फैक्टर एक बार फिर से कमाल करेगा। कुछ जगहों पर बदलाव के सुर जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे में ये जो मिला जुला रिएक्शन जनता का सामने आया है, वक्त आने पर पता चलेगा कि आखिर इस बार क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ बड़ा होता है। लेकिन चुनावी शोर की अगर हम बात करें तो चुनावी शोर थमने जा रहा है। ऐसे में हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, भले ही वो नेशनल पार्टी हो या अलग अलग राज्य की पार्टियां हो, सबकी तरफ से चुनाव प्रचार जो है वो जोरों शोरों से किया गया है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं अमित आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए, अब चुनाव प्रचार आखिरी दौर के लिए भी थमने जा रहा है और इस बीच हम बात करें
अलग अलग पार्टियों की, अब वो नेशनल पार्टियां हो या राज्यों की अपनी पार्टियां हो, किस तरह से सभी चरणों में चुनाव प्रचार जो है वो नजर आया है और कितना इम्पैक्ट यहां पर पार्टियां जो हैं अपने अपने चुनावी वादों से, अपनी अपनी चुनावी जनसभाओं से जनता पर डाल पाई हैं? जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। 7वें दौर का चुनाव 1 जून को होना है। उससे पहले जो आज है वो चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे यह प्रचार बंद हो जाएगा और ऐसे में देखिए तमाम तरह के वायदों के इरादों के साथ जो है वो चुनाव मैदान में पार्टियां उतरी तो थी, लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं वो अगर देखने वाली बात है, वो संकल्प पत्र, न्याय पत्र की बात करें, कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र रखा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा। घोषणा पत्र को वो संकल्प पत्र के रूप में कहते हैं और रखते हैं। और उस तमाम मुद्दों के अलावा अगर बात करें तो तमाम दूसरे जो बातें हैं वो इस चुनाव में देखने को जरूर मिली, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात थी, संविधान से छेड़छाड़ की बात थी, संविधान बदलने की बात थी। इस तरह के नारे भी जो है बीच बीच में बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि देखिए 486 सीटों पर चुनाव हो चुका है और 57 सीटों पर चुनाव अब अंतिम दौर में, 7वें दौर में होना है। अब इन सबके बीच में भी देखिए अगर बात करें तो कहीं न कहीं बयानों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा देखने को मिला। कुल मिलाकर 2 चुनाव तक जो संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों की बात हो रही थी वो बाकी के चुनाव प्रचार के दौरान कहीं दिखाई नहीं दिए। हालांकि एक बात जरूर थी कि स्थिर सरकार की बात जो है वो बार बार जरूर उठाई गई और एक जो इंडी गठबंधन में 5 साल में 5 चेहरे देने की बात प्रधानमंत्री ने उठाई। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास केवल एक मोदी का चेहरा चुनाव के रूप में चुनाव मैदान में उन्होंने रखा, उस बात को रखा और स्थिर सरकार का वायदा जो है वो देने का काम किया। देखने वाली बात है कि जनता 6 जो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं वहां उनका मूड कैसा रहा। हालांकि एक बात तय है कि जो भी चुनाव विश्लेषक या चुनाव के जानकार जो लोग हैं, सियासत के जानकार जो लोग हैं, वो गुणा भाग जो लगा रहे हैं उसमें वे दिलचस्पी भरा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला, रोमांचक मुकाबला जो है वो देश की तमाम सीटों पर देख रहे हैं। अब 7वें दौर में भी देखिए जो चुनाव होने जा रहा है 1 जून की तारीख है, लेकिन इस 57 सीटों में भी अगर बात करें तो 25 वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 6 से ज्यादा जो सीटें हैं वो उनके सहयोगियों ने जीती थी। यानी इस 7वें चरण के जो चुनाव है 2019 में जब चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन यहां इस बार 57 की 57 सीटों पर अलग तरह का कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी सृष्टि, देखिए आपने कहा सियासत की जो जानकार हैं वो गुणा भाग भी कर रहे हैं, जोड़ घटा सब लगा रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर कि पिछली बार के मुकाबले कैसे अलग हो सकता है या इस बार क्या बदलाव हो सकता है। और इसी पर राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं तो और थोड़ा बेहतर राजनीति को समझते हैं, बेहतर बता पाएंगे। जादौन साहब, सिर्फ हरियाणा की हम बात नहीं कर रहे, अगर पूरे देश की बात करें, क्योंकि देखिए आज आखिरी चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थमने जा रहा है, अब समय बस कम ही बचा है जब रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे आखिरी चरण के मतदान के बाद। आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल इस चुनाव को और जिस तरह की बयानबाजियां, जिस तरह की भाषणबाजियां, जिस तरह के मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए हैं? दलों की एकजुटता नहीं थी जिस तरह की एकजुटता इस बार देखने को मिली है और उन्होंने अपने विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकने का भरपूर प्रयास किया है और वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। उनका एनडीए गठबंधन है, उनके भी कुछ घटक है, वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष जो है इस बार जो है काफी लंबे समय बाद भारत की राजनीति में एकजुट हुआ और एक गठबंधन के रूप में चुनौती दे रहे हैं। और उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए। कुछ तो ये है कि 2019 से पहले किसानों का मुद्दा नहीं था, अब 2019 के बाद किसानों का मुद्दा आ गया। करीब 1.25 साल किसानों का आंदोलन चला, 750 किसान अपना जीवन गंवा बैठे, इनको वो शहीद का दर्जा दे रहे हैं, तो वो शहादत एक बड़ा मुद्दा बन गया। फिर जहां गैर भाजपा सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां के अपने मुद्दे हो गए कि वहां राज्यपाल काम नहीं करने देते तो हमारी ग्रांट रोक ली गई। तो ये बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना है और उसमें ही जो है ये विपक्ष को एकजुट करने के लिए प्रेरित किया, विपक्ष को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा ऑपरेशन लोटस की भी शिकायतें रही कि चुनी सरकारों में तोड़फोड़ करके महाराष्ट्र में हुआ और जगह हुआ, अरुणाचल में हुआ, कई और प्रांतों में हो गया, राजस्थान में भी प्रयास हुआ था। तो इस तरह का वो विपक्ष ने ये मान लिया कि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकारों को काम नहीं करने दे रहे। फिर संसद में जो कार्यवाही चलती थी उसमें भी कुछ असाधारण तरीके की बातें देखने को मिली कि जैसे माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया, और ये है। तो इस तरह के सारे मुद्दे जो है, फिर ये लग रहा था कि ये संविधान को बदल देंगे, धीरे धीरे तानाशाही आ रही है। तो ये सब ऐसा माहौल बन गया कि विपक्ष एकजुट हो गया और एकजुट होकर विपक्ष ने चुनौती दी है। अब उसमें ये तो है कि विपक्ष कुछ शून्य तो था ही नहीं। पिछले लोकसभा में भी, जो निवर्तमान लोकसभा है उसमें भी कांग्रेस की 52-53 सीट थी और दूसरे क्षेत्रीय दलों की भी थी। तो वो सब एकजुट हो रहे हैं। सब एकजुट होकर वो किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़कर वो किस तरह से प्रदर्शन कितना अपना दिखा पाएंगे ताकत, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन उनके मुद्दे अच्छा, आपने विपक्ष के मुद्दों को बताया कि विपक्ष ने कौन कौन से मुद्दे उठाए, और कहीं ना कहीं काफी सारी वो बातें थी, काफी सारे वो मुद्दे थे जिन पर विपक्ष ने मतदान या यूं कहें वोट हासिल करने की कोशिश की उन मुद्दों को उठा के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो उनकी तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने भी कसर यहां पर नहीं छोड़ी कि किसी तरह से विपक्ष को थोड़ा लेट डाउन किया जा सके या विपक्ष की कमजोरियों को उठाया जा सके, जिसमें आप पीएम मोदी के भाषण सुन लीजिए, मंगलसूत्र वाला बयान उनका, या फिर 5 साल में 5 प्रधानमंत्री वाला बयान। हाँ, ये सब है। वो तो उन्होंने तो काउंटर जवाब दिया ही है। उन्होंने तो फिर ये भी उनको मतदाताओं को कहा है कि ये राम मंदिर पर ताला लगा देंगे, तो बुलडोजर चलवा देंगे, तो कुछ और तरह के मंगलसूत्र भी है, प्रॉपर्टी लेके ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। जैसे उस समय कुछ कांग्रेस के नेताओं के बयान आगे थे जो फॉरेन में है, उन्होंने कहा कि विरासत कर लगाया जाना चाहिए, विरासत कर जो होता है, और जो तमाम तरह के उन्होंने जो है मुद्दे जिस तरह के उठाए, उनको जैसे कोई नस्ली है टिप्पणी हो गई थी, तो उनको सबको उन्होंने जवाब देने के लिए मुद्दा बना दिया कि ये तो नस्ली है, कांग्रेस का रवैया बहुत नस्ली है, कांग्रेस की पॉलिसी नस्ली भेदभाव की है, और ये विरासत कर लगाएंगे, यानी प्रॉपर्टी जो है वो आधी प्रॉपर्टी लेके और दूसरे ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। तो इस तरह का उन्होंने कहा भाई ये मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। और तमाम तरह के मुद्दे जो भावात्मक मुद्दे थे वो उन्होंने उठा के और विपक्ष को काउंटर करने की कोशिश की। कुछ और बता दिया उन्होंने कि ये परंपरा है, अब ये जो है वो जो सुधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है उनको रिवर्स कर देंगे। मानो 3 तलाक का कानून खत्म किया है तो उसको वापस ले आएंगे। फिर ये भी उठाया गया कि सरिया लागू कर देंगे, सरिया कानून से फिर खासतौर से बच्चियों का, बेटियों का बाहर निकलना, उनकी पढ़ाई, ये सब बंद हो जाएगी। तो इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं। तो ये काउंटर करने का देखते हैं कि कौन किसके क्या मुद्दे उठाए हुए कितना काम करते हैं, कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि मतदाता खुलकर बहुत राय नहीं देता अपनी, ये है। लेकिन ये है कि उन्होंने विपक्ष ने पूरी लड़ाई को लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ में बदल दिया। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए एक पक्ष की तरफ से हालांकि ये जरूर कहा गया कि जाति धर्म से अलग हटकर ये चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये धर्म वाला एंगल भी इस बार फिर उठा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब वो हिंदुत्ववादी चेहरे की बात हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया, तो एक इस मुद्दे को उठाने की एक बार फिर से कोशिश हुई। एक तो ये बताना कि राम मंदिर वाला मुद्दा इस बार के चुनाव में कुछ इंपैक्ट डाल पाएगा या नहीं। दूसरी बात, जिस तरह से सीए को लेकर बयानबाजियां हुई, कांग्रेस पर, विपक्ष पर यह आरोप लगा कि अगर ज्यादा प्रॉपर्टी होगी किसी की तो वो मुस्लिमों को बांट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी बयान दिए गए हैं वो भी नजर आ रही है कि धर्म के आधार पर ही ये बयानबाजियां हुई हैं। तो इसको नकारा नहीं जा सकता कि इस बार धर्म का मुद्दा नहीं उठा। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? अमित से संपर्क यहां पर टूट गया है। और मैं जादौन साहब, देखिए धर्म से जुड़ा एंगल के भी मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे तो इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो किसानों वाला मुद्दा जिसकी आपने बात की कि 2019 के बाद ये मुद्दा ज्यादा उठा है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है इस बार के चुनावों में?
क्षेत्रों में तो डाल ही रहा है। जैसे पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादा शहीद हुए तो 2 प्रांतों में तो ये असर डाल ही रहा है। बाकी देश में भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि एमएसपी को लेकर था, तो एमएसपी तो सभी को चाहिए, सभी किसानों को चाहिए। तो वो अपने किसान, उन्होंने अपने साथी किसानों की जिंदगी ना खोई हो बेशक, लेकिन एमएसपी पर इन्होंने जो वादा किया था आंदोलन को समाप्त कराने के लिए, एक समझौता किया था कि एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, तो वो अभी तक बनाया नहीं गया। वो मुद्दा काम कर सकता है, पूरे देश में काम कर सकता है कि क्योंकि किसान ये मांग करता है कि एमएसपी स्थिर होना चाहिए और बदलते हुए बाजार की बदलती हुई स्थिति के अनुसार एमएसपी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ठीक है। तो वो इसकी कानूनी गारंटी चाहते हैं, तो इसका असर तो होगा। ठीक है अमित, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मेरा सवाल आपसे यही था, भले ही एक पक्ष की तरफ से कहा गया हो कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे या चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हुई उसने दिखाया कि धर्म के आधार पर एक बार फिर से वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें या फिर साउथ की अगर बात करें, उसमें पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो आपको क्या लग रहा है इन एरियाज में पर्टिकुलर क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको जनता समझ रही है या जिनको ध्यान में रखकर वोट जनता ने किया है? देखिए मैं तो अगर सृष्टि बात करें तो देश की एक विडंबना तो इसे कहा जा सकता है कि संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन ऐसे नहीं है, ना ही जातियों से विमुक्त यह चुनाव हुआ। अगर यह कहा जाए कि जातिगत आधार पर वोट नहीं मांगे गए और जातीय समीकरण नहीं साधे गए तो यह बिल्कुल गलत होगा। जाति है कि जाति नहीं, यह एक कई बार कहा जाता है इस बात को, तो सही मायनों में जातीय समीकरण और जातीय संतुलन साधने के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में सभी पार्टियों ने उतारे और उसी के आधार पर ही, उस रणनीति के तहत ही वोट भी बटोरे गए। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी भी देखिए पूर्वांचल की सीटों पर चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें 57 सीटों में शामिल है, उनमें 13 सीटें जातीय मतदाताओं को, जातीय समीकरणों को साधने के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया और साथ साथ उनके सहयोगियों ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सपा ने भी किया और बीएसपी ने भी इस प्रकार का प्रयोग किया। तो सोशल इंजीनियरिंग जिसे नाम दिया जाता है, उसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है, उसके हिसाब से वोट मांगे जाते हैं। और आपने धर्म की बात कही तो धर्म के नाम पर ही ये चुनाव शुरू हुआ था। देखिए राम मंदिर को मुद्दा बार बार बनाया गया, मंदिर के नाम पर वोट भी मांगे गए और जय श्री राम का नारा भी दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई दुराव छिपाव नहीं है। कोई कह दे कि इस चुनाव में धर्म का नाम नहीं लिया गया, तो मंदिर पहले जो शुरुआत ही मंदिर से हुई, उसके बाद मंगलसूत्र आ गया, उसके बाद माओवाद और मुसलमान आ गया, मुस्लिम आरक्षण की बात हुई और संविधान बदलने की बात हुई। 400 पार का नारा दिया गया कि 400 पार मिलेगी तो संविधान में भी बदलाव आएगा और ऐसा किसी ने नहीं कहा। सबसे पहले जो बयान दिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े थे उनकी तरफ से ऐसे बयान आए, उनके नेताओं के बयान आए, जिसके बाद एक बार की इस 400 पार के नारे को 2-3 चरणों तक तो है बोलना बंद कर दिया गया। अब 5वें चरण के बाद फिर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है। हालांकि देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाती है। और आपने पश्चिम बंगाल की बात की और दूसरे उड़ीसा की बात की, तो उड़ीसा में एक लंबे समय से देखिए नवीन पटनायक के रूप में सरकार चल रही है। हालांकि उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देश में किसी भी सरकार की इतने लंबे समय तक एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, लेकिन वहां सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है। केवल माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए खड़ा करना चाहती है क्योंकि वो अपना पक्ष मजबूती से वहां रख रही है। और पश्चिम बंगाल में देखिए पटनायक का जिक्र किया अमित, तो खुद पीएम मोदी की तरफ से नवीन पटनायक की सेहत को लेकर सवाल उठाया गया, साथ ही उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो नवीन पटनायक की सेहत इतनी ज्यादा डाउन क्यों हुई या जिस तरह की उनकी हालत है, इसको लेकर भी एक जो जांच है वो विशेष जांच करवाई जाएगी, इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई है। जी निश्चित रूप से इस बयान के जरिए सीधे रूप में ओडिशा के जो मतदाता हैं उनसे एक तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ने की, नवीन पटनायक के नाम पर भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश तो की गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले भी जहां ओडिशा में जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली और उनके नजदीकी लोग जो नवीन पटनायक के हैं उन पर कार्रवाइयां हुई और देखिए इस तरह की कोशिश की गई है। अब उसमें कितना सफल भारतीय जनता पार्टी होगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में
कुछ सीटों का इजाफा जो है भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और देश के अगर अलग अलग हिस्सों की बात करें तो उसमें भी उन्हें कुछ लाभ कुछ सीटों का मिल रहा है, जहां कभी उनका दबदबा कम था और जहां दबदबा ज्यादा था। राजस्थान की बात करें, वहां जहां जहां किसानी का मुद्दा रहा, चाहे वो राजस्थान की बात करें, हरियाणा, पंजाब की बात करें, और अगर दूसरे कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात करें, तो वहां उन्हें सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां 2019 में एक तरफा कई प्रदेशों में आंधी चली, चाहे वो हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ राजस्थान में 25 के 25 सीटें मिली, मध्य प्रदेश में केवल एक सीट छिंदवाड़ा का नुकसान हुआ, वहां पूरी सीटें उनको मिली, हरियाणा में 10 की 10 मिली। लेकिन इस बार जो है तस्वीर कुछ बदली हुई है, पूरी जो 10 की 10 वाली बात नहीं है। यहाँ हर सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजस्थान में 5 से 7 सीटों का नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी सीटों का नुकसान हो रहा है। अब इन सीटों के नुकसान की पूर्ति अगर उड़ीसा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, तेलंगाना करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जो उनका आंकड़ा है जो बहुमत जुटाने का, वहां तक वे पहुंच सकती है, ऐसा जो राजनीति के विश्लेषक भी मानते हैं और तमाम जो सियासत के जानकार लोग मानते हैं। लेकिन अभी 57 सीटों में जहां बात हो रही है, 13 सीटें पंजाब की है, वहां देखिए अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी पहली बार 27 सालों के बाद पहली बार अपने दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले वो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, वो अपना अकेला चुनाव लड़ रही है। और एक और भी बात जो पंजाब के मामले में मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही शामिल हैं, लेकिन पंजाब में इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर रह सकता है। ठीक है अमित, मैं अब राजेंद्र जादौन जी का रुख करना चाहूंगी। जादौन साहब, देखिए वोटिंग परसेंटेज को लेकर यहाँ पर बातें उठ रही हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो कई बड़े राज्य जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है पिछली बार के मुकाबले कम सामने आया है। तो ये जो कम प्रतिशत मतदान प्रतिशत रहा है, हालांकि अभी एक चरण बाकी है, लेकिन अगर जो चरण हो चुके हैं जिनमें मतदान, उनकी अगर बात करें तो इस कम परसेंटेज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमेशा ये माना जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो ये लगता है कि परिवर्तन का प्रतीक है, और घट गया तो स्थायित्व का प्रतीक है। तो फिर इसको क्या माना जाए? जैसे माना जाए कि ये परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि 2014 का उदाहरण आपके साथ, तब 2019 का, कि 2014 में सरकार बनाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर 2019 में बढ़ के मतदान हुआ, तब भी वो सरकार बनी रही, वो सरकार बदली नहीं गई। तो ये तो फैक्टर कहीं असर ही नहीं करता ना कि मतदान प्रतिशत बढ़ गया तो कोई परिवर्तन होने जा रहा है, और अगर घट गया तो परिवर्तन नहीं होगा, या घट गया तो ये माना जाता है कि जो सरकार है वो बनी रहेगी। तो दोनों स्थितियों में सरकार बनी रहेगी। हमारे पास 2 उदाहरण है, तो ये नहीं कह सकते। घटना बढ़ना एक अलग बात है। कई बार मतदाता दिलचस्पी नहीं लेता, बहुत सारे कारण है। कई बार लोग उदासीन हो जाते हैं कि मतदान से क्या होने वाला है, पार्टियां तो जो चाहती है वो करती रहती है। तो जिस तरह का माहौल बनता है तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो अब ये है कि राजनीतिक दल भी अपने अपने दावे करते हैं, अपने बूथ लेवल पर कमेटी बना दी, पन्ना प्रमुख बना दी, तो वो मतदाताओं को नहीं निकाल पाए। तो ये अब इस बार तो ये और हुआ है कि खासतौर से हरियाणा में देखने को मिला कि शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ, ग्रामीण में ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो फिर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं निकला, क्योंकि शहरी क्षेत्र उनका है, ग्रामीण क्षेत्र में दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह या क्षेत्रीय दल होते हैं। तो अब इसके आधार पर कुछ भी फैसला कर पाना संभव नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बस एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। ठीक है राजेंद्र जादौन साहब, बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, चुनावी शोर जो है वो थमने जा रहा है, और इसके साथ ही आखिरी चरण के बाद जो नतीजे हैं वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस बार के ये जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है, बड़ा बदलाव होता है, या फिर एक बार फिर से मोदी मैजिक जो है वो कुछ कमाल कर पाता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप हरियाणा न्यूज के साथ।